अमेरिका की नई वीजा नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को वीजा मिलने में दिक्कत हो सकती है। ट्रंप प्रशासन की नई गाइडलाइन के अनुसार ऐसे मामलों में वीजा रद्द भी किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इससे अमेरिका पर मेडिकल खर्च का बोझ कम होगा। अब वीजा अधिकारी आवेदक और उसके परिवार की सेहत देखकर फैसला करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर, कैंसर, मानसिक रोग और मोटापे को भी गंभीर माना जाएगा। बिहार के कैमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरण, रंगदारी का पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये आपसे रंगदारी वसूलेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से चालू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। गया के वजीरगंज विधानसभा में जनसभा के दौरान तेज प्रताप यादव अचानक भड़क गए। मंच से ही उन्होंने एक आरजेडी समर्थक को देखकर कहा, ये हरा गमछा उतारो, ये तो जयचंद की पार्टी का निशान है जिसने हमें परिवार और पार्टी से बाहर किया था। तेज प्रताप ने आगे कहा, यहाँ सिर्फ जनशक्ति जनता दल का पीला गमछा चलेगा, वरना सिपाही उतरवाएगा। देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने स्मरणों उत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करके ही देश के विभाजन के बीज बोए गए थे। पीएम मोदी बोले कि वंदे मातरम की भावना ने आजादी की लड़ाई में पूरे देश को एकजुट किया। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा था, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगीत बना। आज भी यह गीत मातृभूमि के प्रति समर्पण, एकता और गर्व का प्रतीक है। पीएम मोदी ने बताया कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ हिस्से हटा दिए गए और उसी से देश के बंटवारे की नींव पड़ी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वंदे मातरम ने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई। इसके साथ ही अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की भी समीक्षा की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि डिजिटल बदलाव और राजनीतिक तनाव के बीच देश के बैंकिंग सिस्टम में सुधार करना बहुत जरूरी है। हाल ही में हुए 12वें बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2025 में उन्होंने ये बात कही। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर आई है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अब अंबानी और टाटा जैसे वीआईपी क्लब में शामिल हो गया है। एसबीआई की मार्केट वैल्यू पहली बार $100 अरब के पार पहुंच गई है और बैंक का शेयर अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 971 रुपए पर पहुंच गया है। आरबीआई के नए सुधारों की वजह से एसबीआई आज इतनी बड़ी सरकारी कंपनी बन गई है। अब बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री की। अक्टूबर महीने में देश में यात्री और दोपहिया वाहनों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों की वजह से और सरकार द्वारा की गई जीएसटी कटौती के चलते बिक्री में जबरदस्त उछाल आया। अक्टूबर में भारत में कुल 40.2 लाख गाड़ियां बिकी, जिसमें 2 व्हीलर की बिक्री 51% तक बढ़ गई। और अगली खबर देखिए, हमारे देश के नीति आयोग के सीईओ का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक इस पर समझौता हो सकता है। दोनों देशों के बीच विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस महीने एक नया मिशन भी शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं भारत और फिनलैंड की। दोनों देशों के बीच 13वीं विदेश कार्यालय वार्ता हुई, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। और अब बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के लिए आधार डाटा वॉल्ट लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि अब आपका आधार डेटा पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। जैसे कोई तिजोरी होती है जिसमें कीमती चीजें रखी जाती हैं, वैसे ही ये आधार डेटा वॉल्ट एक सुरक्षित जगह होगी जहां करोड़ों लोगों के आधार से जुड़ी जानकारी रखी जाएगी। इसमें आपका आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, पता, फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सब कुछ सुरक्षित रहेगा। सरकार का मकसद है कि नागरिकों के डेटा को गोपनीय और सुरक्षित रखा जाए। साथ ही जो भी सरकारी या निजी संस्था इस डेटा का इस्तेमाल करेगी, उन्हें भी इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब आप बिना इंटरनेट वाले फीचर फोन से भी डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी आईओबी ने यह नई सुविधा शुरू की है। अब कीपैड वाले फोन से भी आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स की तरह यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इस पहल के लिए बैंक ने नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी एनपीएसटी के साथ साझेदारी की है। दोनों ने मिलकर यूपीआई 123 पे नाम का वॉइस बेस्ड पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। इससे अब बिना इंटरनेट के भी आप आसानी से डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। साल 2025 में गोल्डमैन सैक्स ने रिकॉर्ड प्रमोशन किया है। भारत के 49 कर्मचारियों को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। न्यूयॉर्क और लंदन के बाद बेंगलुरु इस लिस्ट में सबसे आगे रहा। और अब बड़ी खबर आ रही है, प्रॉप ट्रेडिंग स्कीम के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। जयपुर, रांची, कोल्हापुर समेत देश के कई शहरों के इन्वेस्टर्स के करीब 150 करोड़ रुपए डूबने की आशंका है। ये पूरा मामला ग्रीन वॉल एंटरप्राइजेज नाम की एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा है। इस कंपनी ने लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर झांसा देकर पैसे लिए और अब उन पैसों के साथ बड़ा स्कैम हुआ हो सकता है। सरकार इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब अगली खबर,
दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक सिस्टम आखिरकार 12 घंटे बाद दुरुस्त हो पाया। बीते दिन एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी आने से 800 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हो गईं और करीब 20 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को पूरे दिन काफी परेशानी हुई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ATC के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम AMSS में खराबी आ गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ, लेकिन मैनेजमेंट ने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि सिस्टम बंद होने की वजह से ये दिक्कत आई। इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट से एक ब्रिटिश नागरिक फरार हो गया। वो थाईलैंड के बैंकॉक से आया था और उसे डिपोर्ट करके ब्रिटेन भेजा जाना था, लेकिन वो इमिग्रेशन एरिया से ही भाग गया। अब पूरे दिल्ली शहर में उसकी तलाश जारी है। यह मामला एयरपोर्ट की बड़ी सुरक्षा चूक मानी जा रही है। गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि कोई नहीं मानता कि ये पायलट की गलती थी। पायलट के पिता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA से जवाब मांगा है। आपको याद होगा, हादसे के बाद कई जांच एजेंसियों ने पायलट को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पायलट को दोषी नहीं कहा जा सकता। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या जवाब देती है। दोस्तों, अगला अपडेट इन्वेस्टर्स के लिए है। AI बेस्ड इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन इन्वेस्टिंग प्रो बाय investing.com का लिंक ने मार्केट में धूम मचा दी है। ये प्लेटफॉर्म इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर बन रहा है। इसका सबसे खास फीचर है प्रोपिक्स AI, जो 5 रेडीमेड स्टॉक स्ट्रेटजीज देता है, जैसे भारत मार्केट आउट परफॉर्म्स, मिड कैप मूवर्स और स्मॉल कैप जेम्स। ये AI 50 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स एनालाइज करता है और हर महीने आपके पोर्टफोलियो को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के साथ अपडेट करता है। डेटा खुद बताता है, भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी ने पिछले 6 साल में 950% से ज्यादा रिटर्न दिया है, यानी निफ्टी से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। स्टॉक स्पॉटलाइट में आप देख सकते हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, जबकि निफ्टी पिछले 1 साल से लगभग 0% पर है। हर स्टॉक के बदलाव का कारण भी साफ दिया गया है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया मार्च में ऐड हुआ था और अब तक 51% रिटर्न दे चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार तबाह किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका परमाणु ताकत में नंबर 1 है, रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात को शानदार बताया और कहा कि उनका लक्ष्य परमाणु निरस्त्रीकरण है, ताकि ये पैसा शांति और विकास में लगाया जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान का अंतिम डेटा सामने आ गया है। इसके अनुसार बिहार में 65.08% मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राज्य का औसत मतदान प्रतिशत 57.29 तथा लोकसभा चुनाव 2024 में ये मतदान प्रतिशत 56.28 था। इस तरह विधानसभा चुनाव 2025 में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 7.79% और लोकसभा चुनाव की तुलना में 8.8% बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि प्रथम चरण के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा निर्वाचन में स्क्रूटिनी की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों की उपस्थिति में नियमानुसार सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। पटना में भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, वो तेज प्रताप यादव दिल वाले इंसान हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। भाजपा उन सभी लोगों के लिए अपना दिल खुला रखती है जिनका उद्देश्य सेवा है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने सपा चीफ अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की है। जेल से आने के बाद आजम खान पहली बार लखनऊ आए हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। IBJA के अनुसार 31 अक्टूबर को सोना 1,20,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 7 नवंबर तक 670 रुपए कम होकर 1,20,100 रुपए पर आ गया। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब सोने का भाव गिरा है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। पत्नी हसीन जहां ने गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 4 लाख रुपए प्रति माह की रकम को कम बताया है। कोर्ट ने शमी और बंगाल सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। बृहस्पतिवार देर रात एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी से देश भर की उड़ानें प्रभावित हो गईं। सबसे ज्यादा असर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां सुबह से शाम तक करीब 1000 फ्लाइट्स देरी से चली या पहुंची। कई उड़ानें 2-3 घंटे तक लेट रहीं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने फिर दोहराया कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उनका कहना है कि इस गीत में धार्मिक बातें हैं और किसी को इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। आजमी ने बीजेपी पर लोगों में तनाव फैलाने का आरोप भी लगाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने शुक्रवार को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE के साथ $1 अरब करीब 8,870 करोड़ रुपए की डील की। इसके तहत GE भारत को 113 जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज देगी।
भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर पढ़कर क्या मैं मास्टर बन जाऊंगा, राम मंदिर में पढ़कर क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा या फिर मैं अफसर बन जाऊंगा, वो आस्था और ये एक अलग विषय है, लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। मैं यही बोलता हूँ कि शिक्षा जरूरी है। आप राम मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, लेकिन शिक्षा और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में।